दोस्तों, जो आज मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये जान लेने के बाद आपका पिरामिड्स को देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल जाएगा। सालों से हमें हिस्टोरियन और इजिप्टोलॉजिस्ट यही बताते आए हैं कि पिरामिड्स को एंशियंट इजिप्ट्स टॉम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। मतलब मिस्र के कदीम राजा और रानियों के मरने के बाद उनकी ममीज को यहाँ रखा जाता था, जबकि आज तक पिरामिड्स के अंदर से ना तो कोई ममी मिली है और ना ही इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मिला है। अगर एक इंसान गौर करे तो ये ऐसे हैरानकुन स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर 25 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं। पिरामिड ऑफ गिजा के किंग्स चैम्बर में जो ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक्स मौजूद हैं, उनका वजन 70 से 80 टन है। यानी सिर्फ एक ग्रेनाइट का पत्थर 10 हाथियों के बराबर है, जिन्हें खींचकर लाना एक इंसान के बस की बात नहीं। इसके अलावा ये पिरामिड्स मैसलैंड के बिल्कुल सेंटर में बनाए गए हैं और पिरामिड्स की अलाइनमेंट सबसे ज्यादा चमकते सितारों के हिसाब से की गई है। मतलब जिसने भी ये स्ट्रक्चर्स बनाए थे उसके पास जमीन, आसमान और मैथमेटिक्स का बहुत ही एडवांस नॉलेज था। उस वक्त के इजिप्शियंस के जितने भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये ग्रेट स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा सकें, बल्कि उनके दौर में भी ये पहले से मौजूद थे और उन्होंने पिरामिड्स को सिर्फ अपने नक्शो निगार के लिए इस्तेमाल किया था। एंशियंट इजिप्शियन से शायद हजारों साल पहले शायद कोई ऐसे लोग गुजरे हों जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाने के लिए कोई और रास्ता या फिर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो। दोस्तों, आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि ये पिरामिड्स कब और किसने बनाए, मगर इनको क्यों बनाया गया, इसका राज निकोला टेस्ला जान गए थे। निकोला टेस्ला इस बात पर यकीन रखते थे कि इन पिरामिड्स के अंदर जरूर कोई ऐसी बात है जिसे इंसानों ने आज तक नहीं समझा। 20 साल की उम्र से ही उन्होंने पिरामिड्स पर रिसर्च शुरू कर दी और मुसलसल 6 साल तक वो इसके बारे में हर तरह की जियोग्राफिकल, एस्ट्रोलॉजिकल और मैथमेटिकल मालूमात को स्टडी करते रहे। दोस्तों, आखिरकार निकोला टेस्ला को यकीन हो गया था कि पिरामिड मम्मीज की टूम नहीं है, बल्कि वो जाइंट पावर हाउसेज हैं जिसके जरिए अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और इस एनर्जी को वायरलेसली दूर दूर तक ट्रांसफर किया जा सकता है। सुनने में ये बात नाकाबिले यकीन लगती है, मगर निकोला टेस्ला की बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेस्ला कोई आम साइंटिस्ट नहीं थे। आज के दौर की 80% टेक्नोलॉजी सिर्फ निकोला टेस्ला की वजह से है। इनके रिसर्च और आइडियाज की वजह से आज हम वाईफाई, स्मार्टफोन्स, रेडार, एक्सरे मशीन्स, एसी करंट, रेडियो और बहुत कुछ बनाने के काबिल हो चुके हैं। तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि टेस्ला को हिस्टोरियंस की निस्बत ज्यादा क्रेडिबल माना जाना चाहिए। निकोला टेस्ला से मुतासिर होकर एक इंजीनियर क्रिस्टोफर डन ने एक किताब द गिजा पावर प्लांट लिखी। इसके बाद दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स ने गिजा पिरामिड पर रिसर्च शुरू कर दी और शॉकिंग रिजल्ट सामने आने लगे। पिरामिड ऑफ गिजा के अंदर वो तमाम सबूत पाए जाते हैं जो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जनरेट करने के काबिल बनाते हैं। इनमें से सबसे पहली चीज क्वार्ट्ज हैं। दुनिया में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं कि अगर हम उन्हें प्रेस करें तो उनकी एक साइड पर पॉजिटिव और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज पैदा होता है। हम इन्हें बैटरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वार्ट्ज में बहुत ज्यादा सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। पिरामिड के चैम्बर्स को बनाने के लिए 800 किलोमीटर दूर से रोज ग्रेनाइट के पत्थर लाए गए थे। ग्रेनाइट की इस स्पेशल टाइप में सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है, यानी ये क्वार्ट्ज की तरह काम करते हैं और हाई प्रेशर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। पिरामिड के बाहरी हिस्से पर हमें बड़े बड़े लाइमस्टोन के पत्थर दिखाई देते हैं। एक टाइम में इन पत्थरों पर व्हाइट लाइमस्टोन का कवर होता था, जिसे इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था ताकि पिरामिड में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी का आउटफ्लो रोका जा सके। 1993 में गिजा पिरामिड के अंदर एक नया रूम मिलता है जिसके बारे में हजारों सालों से कोई नहीं जानता था। 2011 में रोबोटिक कैमरा से इस रूम को एक्सप्लोर किया जाता है और इसका नाम क्वींस चैम्बर रखा जाता है। साइंटिस्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट के मुताबिक इस चैम्बर के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जाती थी, क्योंकि इस चैम्बर के नॉर्दर्न शाफ्ट से हाइड्रोलिक एसिड के ट्रेसेस मिले हैं और साउदर्न शाफ्ट से हाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड के ट्रेसेस मिले हैं। अगर इन दोनों केमिकल्स को मिलाया जाए तो हाइड्रोजन गैस बनती है, जो कि हाई प्रेशर पर कंडक्टर का काम देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। इन पिरामिड्स की टॉप पर कोई हाई कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए जो कि प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को फ्लो आउट कर सके। मगर गिजा के पिरामिड पर कोई ऐसा मटेरियल नहीं, बल्कि इसकी कैपस्टोन ही मिसिंग है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन पिरामिड्स पर गोल्डन कैपस्टोन हुआ करता था। अगर ये बात सच है
तो ये थ्योरी मुकम्मल तौर पर प्रूव होती है कि पिरामिड्स जाइंट पावर हाउसेस के तौर पर काम करते थे, क्योंकि गोल्ड हाईली कंडक्टिव मटेरियल है। मगर वेट, इस सब प्रोसेस के लिए पिरामिड्स के अंदर हाई प्रेशर बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि क्वार्ट्ज तब ही एक्टिव होते हैं जब प्रेशर ज्यादा हो। गिजा पिरामिड की बेस में 300 फीट नीचे एक सबटेरेनियन चैम्बर पाया जाता है, जो कि एक वॉल्व की तरह काम करता था। क्रिस्टोफर डन के मुताबिक जब एक शाफ्ट से इस चैम्बर के अंदर पानी डाला जाता था तो पिरामिड रेजोनेट करने लगता था। मतलब जब भी पानी सबटेरेनियन चैम्बर तक पहुंचता है तो वॉल्व अपने आप ओपन एंड क्लोज होने लगता है, जिससे शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये शॉक वेव्स क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को आयोनाइज करती हैं और आयोनाइजेशन की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी चैम्बर्स और शाफ्ट्स के जरिए गोल्ड कैपस्टोन की तरफ फोकस होती हैं, जिसकी वजह से जमीन के आयनोस्फीयर में मैसिव एनर्जी फ्लोट हुआ करती थी। मगर यहाँ पर जहन में एक सवाल पैदा होता है कि पिरामिड्स के आसपास पानी कहीं भी मौजूद नहीं, तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? दोस्तों, बहुत सी रिसर्चेस ये बात साबित कर चुकी हैं कि आज से हजारों साल पहले रिवर नाइल पिरामिड के बिल्कुल साथ फ्लो किया करती थी और उस वक्त के लोग एनर्जी प्रोड्यूस करना जानते थे। अगर सच में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे तो ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्यों नहीं बताई जाती? दोस्तों, इस बात का जवाब आपको निकोला टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर से मिल जाएगा। 1905 में निकोला टेस्ला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टावर का डिजाइन पेटेंट करवाते हैं, जिसका मैकेनिज्म उन्होंने पिरामिड की अंडरस्टैंडिंग पर बनाया था। इनका कहना था कि जमीन से 30K की हाइट पर आइनोस्फीयर में वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जा सकती है। टेस्ला का ये डिजाइन 57 मीटर लंबा था और ऊपर का बूम 20 मीटर चौड़ा था। इसके अलावा टेस्ला ने इस टावर के नीचे 36 मीटर की खुदाई करवाकर 6 आयरन पाइप भी डलवाए थे। पिरामिड और टावर को एक साथ देखने से काफी हद तक समझ आ जाता है कि इनका पर्पस सेम था और इनकी इन्वेंशंस देखकर उस वक्त के रिचेस्ट बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन निकोला टेस्ला के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग किया करते थे। टेस्ला ने दिन रात वार्डन क्लिफ टावर पर काम किया क्योंकि वो दुनिया को वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहते थे। मगर जैसे ही जेपी मॉर्गन को टेस्ला के इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पता चलती हैं, वो फौरन टेस्ला की फंडिंग रोक देता है। उसे निकोला टेस्ला पर बेहद गुस्सा आता है क्योंकि जेपी मॉर्गन कॉपर वायर बनाने के बिजनेस में इन्वेस्ट किया करता था। इसके अलावा वायर को इंसुलेट करने के लिए रबर्स बनाने वाली फैक्ट्रीज में भी जेपी मॉर्गन के अच्छे खासे शेयर्स थे। अगर निकोला टेस्ला इस तरह से बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाते तो जेपी मॉर्गन के सारे का सारा बिजनेस डूब जाता। इसलिए उसने ना सिर्फ खुद फंडिंग रोकी बल्कि दूसरे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी टेस्ला को फंड देने से मना कर दिया। टेस्ला छोटी मोटी कंपनियों से फंड लेकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते थे, मगर जल्द ही कर्जों में डूबने की वजह से उनका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और आखिरकार एक दिन में वो होटल रूम में मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। इनके प्रोजेक्ट की सारी रिसर्च 2 दिन के अंदर ही गायब कर दी जाती है। दोस्तों, जो बिलियनर्स नहीं चाहते थे कि टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफर कर सकें, वही लोग चाहते हैं कि कोई भी पिरामिड के इस राज को न जान सके, क्योंकि अगर दुनिया जान जाए कि जमीन के आइनोस्फीयर में इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली ट्रांसफर की जा सकती है तो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनीज, $ट्रिलियन ऑयल ट्रेडिंग, हाइड्रो प्लांट्स, कोल प्लांट्स, ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और पावरफुल लोग कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए गिजा पावर प्लांट की थ्योरी को सिरे से ही रिजेक्ट किया जाता है। हालांकि बहुत से साइंटिस्ट इसका साइंटिफिक एविडेंस भी प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो द क्रक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।